नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा और मैं हूं विशाल। आज हम बात करेंगे, खास तौर से नजर रहेगी इस पर कि आज 3.0 जो मोदी सरकार 3.0 है, इसके आज बजट के पिटारे से क्या कुछ निकलता है। चूंकि 3.0 जो है, इसके तहत ये पहला बजट होगा और जाहिर है पहला बजट है 3.0 सरकार का, और निर्मला सीतारमण का ये 7वां बजट पेश करने का मौका है, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है। बिल्कुल, और इसी के साथ मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट आज संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे ये बजट पेश करेंगे विशाल, और लोगों को इससे बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि जो अंतरिम बजट आया था वो लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, और उसका ये नतीजा रहा कि किसी तरह जोड़ तोड़ की सरकार और गठबंधन की सरकार फिर अस्तित्व में आई। और इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वां बजट पेश करेंगी, जैसा कि आपने कहा, और उसके साथ एक नया रिकॉर्ड उनके नाम आज जुड़ जाएगा। और लोकसभा चुनाव के बाद इस बजट में सरकार की घोषणाओं पर सबकी नजर रहने वाली है। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा था कि आम बजट अमृतकाल का अहम बजट होगा। ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा, ऐसा कहा था वजीर आजम ने, प्रधानमंत्री ने। और वहीं इस बजट से मिडिल क्लास को टैक्स में छूट मिलने की उम्मीद है। वहीं इस बजट में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। विशाल, मुझे अभी भी याद है सरकार के मैनिफेस्टो को अगर देखा जाए तो ज्ञान उन्होंने एक एब्रीविएशन बनाया था, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला, ये 4 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास में फॉल करते हैं, और इन्हीं लोगों के लिए बजट इन्हीं के इर्द गिर्द हो सकता है, ऐसी उम्मीद है। युवाओं को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और अब से कुछ देर पहले जब मैं पिछले बुलेटिन में बात कर रहा था अपने रिपोर्टर विनीत से, तो विनीत ये बता रहे थे कि बजट जो है वो किसी भी सूरत में राजनीति से प्रभावित ना हो, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो जिस सेक्टर का आपने जिक्र किया है, जो बाकायदा मैनिफेस्टो मेंशन था, ज्ञान, यानी कि इसमें युवा का भी जिक्र था, अन्नदाता का जिक्र था, किसान हो गए, गरीब यूथ गए। हालांकि गरीब अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जैस्मिन, कि अगर आपने गरीब कह दिया तो फिर वो गरीब कोई भी हो सकता है। वो किसान अगर है तो वो भी गरीब है, युवा है तो वो भी गरीब है, और अगर नहीं है तो नहीं है। तो अगर गरीब आपने कह दिया, इसका मतलब अपने आप में ये बहुत बड़ा सेक्टर पहले से ही तय हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि टारगेटेड यहाँ पर चीजें होती हैं, उसका फायदा ये होता है कि उस टारगेट को मद्देनजर रखते हुए योजनाएं बनाई जाएं और फंड्स का आवंटन किया जाए। बिल्कुल विशाल, और एक चीज का जिक्र बार बार हो रहा है, एक तारीख का जिक्र बार बार हो रहा है, वो है 2047 तक विकसित भारत। जब लोकसभा चुनाव से पहले जब नैरेटिव सेट करना था, तो तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये चीज़ सेट की गई थी कि एक विकसित भारत का विजन, जो कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से कहें, या फिर एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से कहें, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हिसाब से कहें, तो हर एक सेक्टर में भारत को विकसित बनाना है। ये 2047 तक का जो विजन है, वो इस बार इस बजट डॉक्यूमेंट में भी देखने को मिल सकता है। देखिए, जहां तक बात 2047 की है जैस्मिन, तो 2047 एक टारगेट जरूर हो सकता है, लेकिन आप अभी 2024 में जी रहे हैं। 2022 में, 23 में, 24 में लोगों को क्या मिला, और हमने ऐसा अक्सर देखा है कि जब किसी भी वर्ष का बजट आता है तो उस बजट को अब तक का सबसे अच्छा बजट कहा जाता है। और हर बजट के बाद फिर ये बात भी आती है कि हमने अभी आधा रास्ता तय किया, हमें पूरा रास्ता तय करना है। तो ये ज़रूर है कि मंजिल दरअसल किसी एक साल के बजट से ही हासिल नहीं हो जाएगी, और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें ये तरक्की को एक दिशा दे रहा है, यानी कि आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि हमें इसका आकलन भी करना ज़रूर चाहिए कि पिछले बजट को जब अगर सबसे अच्छा बताया गया, उसके पहले बजट को सबसे अच्छा बताया गया, तो उस अच्छे बजट से क्या कुछ मिला। लेकिन विशाल, अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर जिक्र कर लिया जाए, क्योंकि बहुत सारी हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों पर डिपेंड करती है, और आपने क्योंकि जिक्र किया था जब आप विनीत से बात कर रहे थे कि राजनीति से प्रभावित बजट नहीं होना चाहिए, ये बड़ा रेयर होता है, क्योंकि जिस देश में डेमोक्रेसी इतनी हाई लेवल पर है, राजनीति इतने चरम पर यहाँ पर होती है, बजट राजनीति से प्रभावित ना हो, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ऐसा होता नहीं है हमारे देश में। कहीं ना कहीं एक वोट बैंक को, एक राजनीति को ख्याल में रखते हुए ही, लोगों को साधने का ख्याल रखते हुए बजट का निर्माण भी किया जाता है। हालांकि कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं,
लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। वहां पर उनकी सीटें कम हुई, उनका वोट छिटका, परसेंटेज छिटके। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अब जोर दिए जाने की जरूरत है और ऐसा लग रहा है कि इस बजट में जो मिडिल क्लास है और खासतौर पर वो मिडिल क्लास जो गाँव में रहता है, उनकी अर्थव्यवस्था को उन्हें मजबूत बनाने के लिए ये बजट उस दिशा में रह सकता है। और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के लोगों को भी बहुत उम्मीदें हैं। जम्मू कश्मीर क्योंकि डायरेक्टली यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है तो केंद्र पर निर्भर है। हिमाचल प्रदेश वल्नरेबल राज्यों में से है तो कहीं ना कहीं केंद्र की मदद के बिना रेवेन्यू जनरेशन हिमाचल प्रदेश में इतना नहीं होता, तो केंद्र की मदद हमेशा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को भी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी केंद्र पर है। और शिमला का ही रुख कर लेते, राजेंद्र और रणबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, बताएं जरा शिमला वासियों को, हिमाचल वासियों को क्या उम्मीदें होनी चाहिए इस बजट से? की जहां तक बात है तो राज्य सरकार की अपनी उम्मीदें हैं, लोगों की उम्मीदें जो है कुछ और हैं। वो क्या चाहते हैं इसके बारे में हम सीधे जनता से ही जुड़ते हैं। कुछ लोअर बाजार में इस वक्त हमें व्यापारी भी हमारे साथ हैं, आम लोग भी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो आप अपना परिचय दे, जरा इस लोअर बाजार के बारे में बताएं, ये बाजार क्या चाहता है इस बजट से? मैं शिमला व्यापार मंडल का भूतपूर्व वाइस प्रधान भी रह चुका हूं और आजकल मेरी दुकान है शूज की। मैं कारोबारी, लोअर बाजार में मेरी दुकान है एक। जो सीतारमन जी 7वां बजट पेश कर रही है, हमने पहले भी कहा कि ये जो इनकम टैक्स के वो है स्लैब, वो 7.5 लाख रुपए की जाए। एक आम 7.5 लाख रुपए से जरा हमें बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो टैक्स में थोड़ी सी रिबेट दी जाए, जैसे कि हमारी शूज पे 12% GST है और हम चाहते हैं, हमने लिख के भी दिया, मेरे पास लेटर भी है, हमने थ्रू ऑफ इंडिया के थ्रू लिख के दिया हुआ है कि वो 5% की जाए। अगर टैक्स कम होगा तो रेट कम होंगे, रेट कम होंगे तो आम आदमी को बहुत, एक पब्लिक को बहुत फायदा होगा। तो ये हमने, मैं ख्याल पिछले 4 साल से हम यही कह रहे हैं कि इसमें रिबेट की जाए, 12% की जगह 5% किया जाए। व्यापारी जो है टैक्स स्लैब में बदलाव चाहता है। हाँ जी, बिल्कुल चाहता है। वो कहते हैं स्लैब जो है 7.5 लाख तक की जाए तो उससे ज्यादा एक बेनिफिट मिलेगा पब्लिक को, आम पब्लिक को भी और दुकानदार को भी। आपके साथ, आपके पास फिर आएंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हीरा लाल है। क्या करते हैं सर? मैं सेवानिवृत्त रेंज ऑफिसर रिटायर्ड हूँ वन विभाग से। अच्छा, बड़े अधिकारी रिटायर हुए हैं। तो क्या कहाँ रहते हैं आप सर? मैं ज्यादातर गांव में रहता हूँ। गांव में रहते हैं तो गांव के लोग क्या चाहते हैं, क्या मुश्किलात है अभी? गांव के लोग जो है, एक तो महंगाई से त्रस्त है, बहुत महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। हमारा जो लेबर है, ठीक है रणबीर, एक बार आपको रोकना चाहेंगे। वित्त मंत्रालय के बाहर निर्मला सीतारमण वो डॉक्यूमेंट दिखाते हुए, विशाल, इससे पहले तक 2021 से पहले तक ये बिल्कुल मैनुअल होता था, कागजों पर होता था, लेकिन 2021 के बाद इसमें बदलाव किया गया और अभी डिजिटल हो गया है। और ये वही टैबलेट है जो निर्मला सीतारमण दिखा रही हैं और इसी से वो नोट्स पढ़ेंगी। इसी में पूरा लेखा जोखा है देश का अगले 1 साल का वित्त वर्ष, यानी 1 अप्रैल 2025-31 मार्च तक का लेखा जोखा विशाल इस बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि लाल सूटकेस की जगह अब इस छोटे से लाल एक बॉक्स से ले ली है दरअसल, जो कि बजट पूरा डिजिटल हो चुका है जैसा आपने बताया जास्मिन। और जाहिर है कि ये डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ते कदम को भी दर्शाता है। और हम देख भी रहे हैं कि आमतौर से किस तरह ये तमाम चीज़ों में इसमें डिजिटलाइजेशन का सीधा असर पड़ता नजर आ रहा है। तो निर्मला सीतारमण इस वक्त आपने देखा वो अब निकल रही हैं संसद भवन के लिए और यहाँ से वो सीधे संसद भवन पहुंचेंगी और ऐसी आशा की जाती है कि आज वहाँ भी एक फोटोशूट होगा और उसके बाद जब आज बजट पेश होगा तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये काफ़ी अहम होगा। आमतौर से जास्मिन जब ये देखा यह जाता है कि जब कोई चुनावी वर्ष होता है या बजट पेश होने के 2-4-6 महीने के बाद अगर चुनाव आने वाले होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि थोड़ा पॉपुलस बजट हो सकता है, लोगों को आकर्षित करने वाला बजट हो सकता है। लेकिन इस बजट से मुझे लगता है ऐसा कि शायद कुछ कम दिखाई दे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसी साल फिर अगले साल कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं। तो क्या उन चुनाव का असर इस पर दिखेगा या फिर ये कि जो घटक दल हैं, जदयू या फिर तेलुगु देशम पार्टी, उन लोगों ने जो अपने राज्य के
तरक्की के लिए जो दर्जे की मांग की, एक तरह से तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग है, साथ ही कुछ और अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटन किए जाने की मांग है, उसका कितना इस पर असर दिखता है, इसमें देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। साथ ही विशाल, जैसे कि जिक्र कर रहे थे यहाँ पर अभी लोअर बाजार से जुड़े हुए कुछ लोग हमारे साथ, और राजेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिज मैदान पर मौजूद है। और शिमला क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, ना ही सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि जम्मू कश्मीर में भी टूरिज्म एक बहुत बड़ा आय का साधन है, रेवेन्यू का साधन है। लेह का भी रुख करेंगे, मोरू वहां से जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले राजेंद्र का रुख कर लेते हैं। जी राजेंद्र, आप बताएं क्या कुछ उम्मीदें हैं हिमाचल के लोगों की? बिल्कुल जैस्मिन, हिमाचल की दृष्टि से जो अभी डेवलपिंग सेक्टर है, जहां प्रदेशवासियों की भी नज़र है, वो सबसे पहला सेक्टर टूरिज्म ही आता है जैस्मिन। और टूरिज्म के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कनेक्टिविटी है। हिमाचल की प्रदेश की तरफ से लंबे समय से मांग की जा रही है, खासकर जो गग्गल हवाई अड्डा है उसके विस्तारीकरण की मांग है। सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, ज़रूरत है तो सिर्फ पैसे की है कि किस प्रकार से डेवलप किया जा सके, ताकि जो एक इकोनॉमी, एक बड़ा टूरिस्ट आता है, एक हाई क्लास का टूरिस्ट है, वो सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश में एंटर कर सके। और जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, धर्मशाला के आसपास का क्षेत्र, या फिर हम कह सकते हैं पूरे हिमाचल में कनेक्टिविटी बहुत ईजी आ जाती है। तो पहली नज़र यही रहेगी कि क्या गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए केंद्र की तरफ से कुछ कहा जाता है, कुछ धन दिया जाता है। और दूसरी कनेक्टिविटी रेल की बात आती है, तो जो भानुपल्ली रेलवे का जो रेल मार्ग का प्रोजेक्ट है, उसको विस्तार देने के लिए, उसको तेज़ गति से चलाने के लिए क्या कुछ किया जाता है। और इसी कनेक्टिविटी में एक और बात आती है, जो इंडस्ट्रियल एरिया हिमाचल प्रदेश के हैं, बद्दी बरोटीवाला, नालागढ़ और जो सिरमौर के साथ सटा क्षेत्र है। तो कोशिश हिमाचल सरकारों की, चाहे कोई भी सरकार सत्ता में रही है, हर बार केंद्र से यही उम्मीद की जाती है कि बीबीएन तक ट्रेन पहुंचे, ताकि जो वहां पर इकोनॉमी है उसको, इंडस्ट्रीज़ को अपना जो कच्चा माल पहुंचाने के लिए वो जल्दी हो सके, वो तुरंत हो सके, वहां पे सुविधा मिल सके। और जो अंब वाला क्षेत्र है, सिरमौर वाला क्षेत्र है, वहां पर कनेक्टिविटी है वो ईजी हो सके। इसके अलावा फ्लाइट्स की डिमांड लगातार हिमाचल की तरफ से की जा रही है, कि चाहे वो जुब्बलहट्टी एयरपोर्ट है या फिर जो अन्य छोटे छोटे हेलीपैड एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश में, वहां पर कनेक्टिविटी कैसे की जा सके। और एक और बात, कनेक्टिविटी के हिसाब से जो रोपवे हमारे हैं उनके लिए, हालांकि बिल्कुल राजेंद्र, मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको इस वक्त, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है, हमें जरा चलना है लद्दाख, और लेह से मौजूद है हमारे रिपोर्टर मोरूप। लद्दाख के लोगों की उम्मीदें कितनी जुड़ी हैं आज आने वाले इस बजट से, चूंकि बहुत सारी अहम मांगे रही हैं, जिसको लेकर लगातार लद्दाख में जो है एक मूवमेंट भी चलता रहा है। तो इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं मोरूप, और क्या क्या लोग वहां चाहते हैं कि हो उनके लिए? जी विशाल, मैं बता दूं कि आपको जो लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पूरा सेंटर पे डिपेंडेंट है। तो जाहिर सी बात है ये कि लोग जो सेंटर पे बहुत ही उम्मीद रखते हैं, खासकर जो टूरिज्म को लेके। टूरिज्म यहाँ का इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है, तो काफ़ी कई साल में जो टूरिज्म काफ़ी ठीक नहीं होता, तो उस वक्त ये टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोग चाहते हैं कि उनके साथ उनके लिए कुछ स्पेशल पैकेज अनाउंस करें, ताकि लद्दाख जो ऑलरेडी टूरिस्ट का एक डेस्टिनेशन बन चुका है, तो काफ़ी जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है वो टूरिज्म सेक्टर की ओर बढ़ रहा है। तो लद्दाख के लोग उम्मीद करते हैं कि टूरिज्म सेक्टर के लिए एक राहत हो। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि जो हवाई यात्रा है वो उसमें थोड़ा सस्ता हो, क्योंकि आपको बता दूं कि लद्दाख के जो सर्दियों में सड़कें बंद हो जाता है, तो हवाई यात्रा करना मजबूरी रहता है। यहाँ पर कोई लग्जरीज की बात नहीं, मजबूरी रहता है, क्योंकि सड़कें बंद हो जाता है। तो उसमें थोड़ा कमियाँ, उसमें थोड़ा रिबेट मिले उनको, क्योंकि जो हवाई यात्रा हमेशा लद्दाख के सेक्टर में बहुत ही हाई रहा है, तो उसमें थोड़ा उनको छूट मिले। और साथ ही साथ जो बॉर्डर हमारे जो बॉर्डर है, 2 बॉर्डर से जुड़े हम लोग, पाकिस्तान और चाइना, तो बॉर्डर के लोगों की सुविधा के लिए, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट में कुछ स्पेशल हो। साथ ही जो अनएम्प्लॉयमेंट जो इश्यूज है, उस पे भी जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को देखते हुए जो एंटरप्रेन्योर है या उनके लिए कुछ स्पेशल पैकेज हो, ये लोग उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही साथ जो वुमेन है उनके लिए स्पेशल पैकेज उम्मीद करते हैं। ठीक है, यानी कॉमन फैक्टर है ये। बात किया लोगों से विशाल, यानी कॉमन फैक्टर है कनेक्टिविटी। अगर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की टोपोग्राफी, डेमोग्राफी, ज्योग्राफी को अगर समझा जाए, तो कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, चाहे फिर वो आम जनता के लिए हो या फिर टूरिज्म सेक्टर के लिए हो। और जम्मू कश्मीर से भी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ेंगे, और वहाँ के लोगों की क्या उम्मीदें हैं बजट से, वो भी आपको बताएंगे। और रणबीर और राजेंद्र और मोरूप तो लगातार हमारे साथ
साथ जुड़े ही हुए हैं और अब से कुछ ही देर बाद बजट पेश होगा। वित्त मंत्रालय से संसद की ओर निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ निकल चुकी हैं। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक है, बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होंगे। जुड़े रहिएगा। आगामी 15 अगस्त तक बलिदान स्तंभ को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर ने दी जानकारी। एलजी मनोसेना के निर्देश के बाद लिया गया फैसला। सांसद आगा रोहुल्ला मेथी संसद में निजी सदस्य विधेयक करेंगे प्रस्तुत। जम्मू कश्मीर में शराब और नशीले पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की करेंगे मांग। करगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी लद्दाख के द्रास में बलिदानियों को देंगे श्रद्धांजलि। पीएम के दौरे को लेकर लद्दाख के उपराज्यपाल ने सचिवालय में की बैठक। आतंकी हमले में बाल बाल बचे शौर्य चक्र विजेता वीडीजी सदस्य पुरुषोत्तम कुमार। घर पर आतंकियों ने बोला उनके हमला। सेना से हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों को किया गया ढेर। राजौरी के गुंदखास में हुए आतंकी हमले के बाद इलाके में रुक रुक कर हो रही है फायरिंग। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य के दर्जे और पिछले कुछ महीनों में हुए आतंकवादी हमलों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय पर किया विरोध। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान। कहा जम्मू में आए दिन हो रहे हैं आतंकी हमले। दोनों देशों में बैठे हुए हैं शांति विरोधी लोग। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद डोडा में पाकिस्तान के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान का झंडा जलाकर लोगों ने जताया रोष। गद्दो भैंसा के वीडीजी सदस्यों ने आतंकियों से लड़ने के लिए की सरकार से प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दिए जाने की मांग। आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए सरकार से आधुनिक हथियार भी मांगे। कठुआ में बीजेपी किसान मोर्चा सम्मेलन का किया गया आयोजन। किसान सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना रहे मौजूद। रविंद्र रैना बोले आतंकियों के मंसूबे नहीं होंगे कामयाब। चनाब घाटी के अलगाववादी नेता मौलाना अब्दुल कयूम मट्टो मरकजी धारे में शामिल। मौलाना अब्दुल कयूम ने ज्वाइन की पीडीपी। कहा जुल्म के खिलाफ खड़ा होना वक्त की जरूरत। सीमा सुरक्षा बल ने बांग्लादेश से लौट रहे भारतीय छात्रों की मदद के लिए बढ़ाया कदम। वापस आ रहे छात्रों के सीमा पर पहुंचने पर बीएसएफ के जवान छात्रों के साथ स्वास्थ्य की कर रहे हैं जांच। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है विशाल, क्योंकि आज पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है। बजट 2024-25 के लिए ये बजट होगा और माना यह जा रहा है कि एक्सपेंडिचर पर इस बार सरकार फोकस कर सकती है, मिडिल क्लास पर सरकार फोकस कर सकती है। टैक्स स्लैब में हर बार ही उम्मीदें होती हैं, लेकिन कुछ बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता। लेकिन इस बार क्योंकि जो नतीजे आए हैं और बार बार ये कहना लाजमी हो जाता है कि राजनीति से प्रभावित बजट हालांकि नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं, मध्यम वर्ग को साधने के लिए, एक पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने के लिए योजनाएं लाई जाती हैं, नीतियां लाई जाती हैं, और वही इस बार के बजट में भी देखने को मिला है। लेकिन एक सेटिस्फैक्टरी बजट होने की उम्मीद है, क्योंकि अगले 5 साल सरकार के पास पड़े हैं काम करने के लिए। तो खुलकर सरकार खर्च भी करेगी और जो नीतियां हैं उनमें भी बदलाव करेगी, और हो सकता है कि टैक्स स्लैब में भी कुछ चेंजेस हो, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीदें वहीं पर होती हैं। बिल्कुल, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि फिस्कल डेफिसिट किस तरह से मेंटेन हो रहा है। फिस्कल डेफिसिट अगर बढ़ रहा है तो जाहिर है कि ये सरकार के लिए थोड़ी मुश्किल होती है कि किस तरह से फिर उन योजनाओं को लाया जाए जिन योजनाओं में बड़े आवंटन चाहिए, ज्यादा पैसे चाहिए। फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है तो ये सरकार के लिए एक अच्छी उम्मीद हो सकती है, किरण हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर है जैस्मिन, वो ये है कि पिछला जो भी कार्यकाल रहा, हम ये बात कर रहे हैं मोदी सरकार 3.0 की। इससे पहले 2 बजट हुए हैं, उन 2 बजटों में इस बजट में सबसे बड़ा फर्क ये है कि पिछले 2 बजट में जो एनडीए की सरकार थी, पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल, लेकिन इस बार जो एनडीए की सरकार तब भी थी, अब भी है, लेकिन बीजेपी अकेले वो जो है पावर में थी। इस बार जो है एक गठबंधन की सरकार है। तो इस बजट में क्या गठबंधन की राजनीति की छाप देखने को मिलेगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो वो राजनीति की छाप क्या हो सकती है? क्या उसी तरह से जैसे पिछले बजट में होता रहा है पिछले 10 सालों में, क्या
कुछ उसी तरह का हमें रंग रूप देखने को मिलेगा, या इसमें कुछ दबाव या कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स का कोई हमें नज़ारा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ये भी है कि इसी वर्ष और अगले वर्ष कई राज्यों के चुनाव भी होने हैं। बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा। प्रेशर तो थोड़ा बहुत रहता ही है, क्योंकि आपके जो घटक दल हैं उनकी भी उम्मीदें हैं, उनकी भी डिमांड्स है, और क्योंकि 4 राज्य, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 4 राज्यों में चुनाव होने हैं आने वाले समय में, जिसमें से जम्मू कश्मीर भी एक है। ये संभावनाएं हैं कि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव हों, और इस लिहाज से भी ये बजट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रुचिका जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जम्मू से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी हमारे साथ नुमाइंदे जुड़े हैं। और मेरी टीम से कहूँगी कि ज़रा एक बार ऑडियो भी चेक कर लें। और साथ ही साथ हमारे साथ लद्दाख राकेश आहूजा जी जुड़े हैं, जो हिमाचल प्रदेश के कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के मेंबर हैं। और राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। और अरुण गुप्ता जी जुड़े हैं, जो प्रेसिडेंट हैं JCCI, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अरुण गुप्ता जी, क्या उम्मीदें होनी चाहिए, क्योंकि MSME सेक्टर पर हमेशा से फोकस की बात कही जाती है, लेकिन क्या इस बार वाकई हम देखेंगे कि कुछ बदलाव, कुछ बड़ी घोषणाएं? बजट आता है तो सबसे पहले मिडिल क्लास की एक नजर होती है कि किस तरह से स्लैब रेट जो है वो बढ़ाया जाए, ताकि कुछ रिलीफ जो है उन लोगों को मिले। लेकिन यहाँ तक बजट की मैं बात करूं, जम्मू जो है उसमें बाकी जो हमारे प्रदेश हैं उससे हालात थोड़े से डिफरेंट हैं। देखिए, यहाँ पर जम्मू जो है, यहाँ पर जो इंडस्ट्री है, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, हमेशा यहाँ पर, क्योंकि इंडस्ट्री जो पैकेज पे हमेशा रही है, क्योंकि पैकेज के बिना यहाँ पर इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती। कोई समय पहले था जब यहाँ पर इंसेंटिव जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती थी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन यहाँ नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, और जिसमें 28,400 करोड़ रुपया जो है वो नई इंडस्ट्री के लिए दिया है। लेकिन जो पुरानी इंडस्ट्री है उसको इसमें बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है, जबकि वो 80% जो इंडस्ट्रीज हैं वो MSME यूनिट्स हैं, माइक्रो यूनिट्स हैं। राइट। उनका सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल है। हमारी डिमांड यही है कि उनको इंसेंटिव्स जो हैं एट पार जो नई इंडस्ट्री है उसके दें। अदरवाइज जिस तरह से हमारी स्टेट यूटी गवर्नमेंट ने एक प्रॉमिस जो उनको किया था कि टर्नओवर इंसेंटिव जो है अप टू 2% उनको दिया जाएगा, लेकिन उसमें भी उसके बाद कैपिंग की गई जो 50 करोड़ तक कर दी गई, और बाकी का जो अमाउंट था मुझे नहीं लगता है कि वो भी 50 करोड़ जो है वो आज गवर्नमेंट जो है वो पे कर पा रही है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री हमारी सफर कर रही है। बिल्कुल। आज हम बात खास तौर से इस पर कर रहे हैं कि उम्मीदें क्या हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है जब निर्मला सीतारमण जो है अपना बजट पेश कर रही होंगी, इस मोदी सरकार 3O का बजट पेश कर रही होगी, तो उम्मीदें क्या हैं, किन चीजों को लेकर चर्चा हुई होगी। मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा, रुचिका गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे आप सवाल करना चाहेंगे, चेयरपर्सन FA की। रुचिका, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि हाउ डू यू सी दिस बजट गोइंग टू बी, बिकॉज आपने देखा कि जो पिछला 2 कार्यकाल था, उन 2 कार्यकालों में बीजेपी जो है वो अकेले जो है एक शक्तिशाली उनका ये था, वजन था सरकार में, कि इस बार ये जो है कॉलिशन पॉलिटिक्स है। क्या आपको लगता है कि इस बार का बजट, चूंकि ये कॉलिशन की सरकार है, कुछ अलग होगा, या फिर इस पे कुछ वैसे ही बातें होंगी जिसका इशारा कल वजीर आजम ने, प्रधानमंत्री ने दिया था अपने एक संबोधन में? देखिए, बहुत ज्यादा अलग तो डेफिनेटली या बहुत रेवोल्यूशनरी मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगी। आई वुड जो मेरी विश लिस्ट होगी वो ये होगा कि एक सस्टेनेबिलिटी आए बजट में, ताकि कॉन्टिन्यूटी बने, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट स्ट्रेंथन हो। और अगर हम अपने रीजन की बात करें विच इज जम्मू एंड कश्मीर, तो इंटरिम बजट में आर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 1.18 लाख करोड़ का जो इंटरिम बजट हमें एलोकेट किया है पैकेज, उसके लिए मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी जो उसकी एलोकेशन है JNK में, चाहे वो हमारी इंडस्ट्रीज में है, चाहे जॉब क्रिएशन में है, चाहे MSME या मैन्युफैक्चरिंग में है, तो उसमें हमें बहुत फाइनेंशियल प्रूडेंस चाहिए। यस,
जम्मू बड़ी चेकर्ड पास रहा है हमारा JNK का, और हमें अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है डेफिनेटली। सो हमें एक एक्सटेंशन जरूर चाहिए होगा। हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च हुई है, ताकि जो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज हैं वो उसको लेवरेज कर सके। मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम इसकी एक 5 ईयर एक्सटेंशन होनी चाहिए, ताकि जो नई इंडस्ट्रीज हैं वो आ सके, वो इस पॉलिसी का फायदा उठा सके, और ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन हो सके। अगर हम जॉब क्रिएशन की बात करें तो वो महिलाओं, जहां पे महिला लेड हमारी जॉब क्रिएशंस है, मैं उस पे स्ट्रेस करना चाहूंगी। कम से कम आज हमारा जो MSME डिपार्टमेंट है वो भी विमेन लेड जो वर्कफोर्स है उस पे हमारी बजट एलोकेशन जरूर होनी चाहिए। और टूरिज्म, JNK में टूरिज्म जो सिटी ऑफ टेम्पल्स माना जाता है, रिलीजियस टूरिज्म जहां इतना प्रमोशन है, वहीं JNK के टूरिज्म को भी बहुत ज्यादा आज इम्पेटस की जरूरत है। उसी डायरेक्शन में इस बजट एलोकेशन को भी हम जरूर देखते हैं। एंड रूरल इकोनॉमी को हम पीछे नहीं सोच कर सकते, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज हो। तो जो विमेन महिलाओं की भागीदारी है हमारी रूरल इकोनॉमी में, वो बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जो सम्मान जिस तरह से योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है, या इस तरह की जो योजनाएं हैं, जो स्वयं सहायता समूह हैं जो महिलाओं के चल रहे हैं। रुचिका क्योंकि जो फीमेल विंग है फिक्की का, उसकी चेयरपर्सन है, तो महिलाओं की जो उम्मीदें हैं उसके बारे में वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगी। रुचिका, मैं एक बार दोबारा आपका रुख करूंगी, लेकिन इस बीच राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राकेश जी, हिमाचल प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो जैसा कि अरुण गुप्ता जी ने कहा, इंडस्ट्रीज थोड़ी सी वेरी करते हैं। हिमाचल प्रदेश का कुछ ऐसा इलाका है जो इंडस्ट्रीज को डेडिकेटेड है बहुत सालों से। उस सेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ उम्मीदें हिमाचल प्रदेश की हैं इस बजट से? हमारी जो इंडस्ट्री है वो कश्मीर के साथ ही मिलती है, ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। बट इन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट बताया कि अगर जो इंसेंटिव्स हमें प्रॉमिस किए गए थे वो अगर बंद हो जाएं तो यहाँ से इंडस्ट्री काफी शिफ्ट होनी शुरू हो गई है। हिमाचल से काफी इंडस्ट्री वापस जा रही है, GST बेनिफिट्स क्योंकि खत्म